नमस्कार बच्चों, सूर्य कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए हमारा जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला जो पेपर चल रहा था केमिस्ट्री वाला, उसको आगे करते हैं। देखो सॉल्व कल थोड़ा सा किया था अपन ने सॉल्व, थोड़ा टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ गई इस वजह से, तो आज बच्चे हुए सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। 106 तक मैंने करवा दिया था आपको कि जैव अपघटनी बहुलक दो बताए थे मैंने, एनसीईआरटी में दो दे रखे हैं आपके, एक तो PHBV पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, ऐसे था PHBV। और एक था आपके नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, तो ये वाला ऑप्शन था आपकी, ये वाला, ये नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 का ही है। इसका नाम तो था आपके क्या, ये तो है ग्लाइसिन, इसका नाम तो है ग्लाइसिन, और ये जो है ना आपकी, इसको बोलते हैं एमिनो कैप्रोइक एसिड। इसका नाम क्या है, एमिनो कैप्रोइक एसिड। ये लो, ये नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 बनता है इससे मिलके, और इन दोनों से मिलके क्या बनता है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ये जैव अपघटनीय क्या है आपके, बहुलक, यानी इनसे मिलके बनेगा। और एक है आपकी PHBV पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। एक तो 2 हाइड्रोक्सी आपके पेंटेनोइक एसिड, एक 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड से मिलके बनता है। 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक और एक 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड से मिलके बनता है PHBV। आगे देखिए अगला, आपको एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए, बिल्कुल। देखिए, हाँ जी, अगला देखिए आप, अगला है आपके, देखो क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस ले रखा है गर्म और सांद्र NaOH के साथ। ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है, कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछी जाती है। क्लोरीन गैस गर्म और सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया करके क्या देती है, गर्म और सांद्र के साथ एक ठंडा तनु है। दोनों अभिक्रियाएं एनसीईआरटी में दे रखी हैं आपकी। देखिए क्लोरीन की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं अपन, NaOH से करवा रहे हैं, इससे NaOH, पर ये कैसा है, कॉल्ड एंड डाइल्यूट, ठीक है ना, कॉल्ड एंड डाइल्यूट। कॉल्ड एंड डाइल्यूट, ये लो, हाँ जी। और एक बार क्या ले लिया अपन ने, एक बार ले लेते हैं अपन वही क्लोरीन गैस आपकी, और वही NaOH है, पर NaOH कैसा है, हॉट, हॉट मीन्स गर्म, कॉल्ड मीन्स ठंडा, और ये डाइल्यूट शॉर्ट में लिख दिया मैंने, डाइल्यूट का मतलब तनु। और ये हॉट प्लस, ये कौन सा है अपने, हॉट प्लस कंसंट्रेट, यानी गर्म और सांद्र, ये लो। अब दोनों में देखो अभिक्रिया जो हो रही है ना, इसमें दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग हैं। देखो इस वाले में प्रोडक्ट तो कौन सा है, ऊपर वाले में, ऊपर वाले में तो देखो आपके NaCl बनेगा, एक तो NaCl, और दूसरा क्या बनेगा, NaOCl, यानी एक तो सोडियम क्लोराइड और एक सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, राइट बोल रहा हूं ना, राइट है लास्ट में। और इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा आपके NaCl तो बनेगा ही बनेगा, NaCl तो दोनों में बन रहा है, बस फर्क क्या है, इसमें क्या बनेगा, अरे इसमें बनेगा ये NaClO3। डायरेक्ट रिएक्शन से आपको याद रखनी है, और दोनों में डिफरेंशिएशन याद रखना है आपको, डिफरेंशिएशन विभेदन, कभी कोई सी पूछ ली जाती है, कभी कोई सी पूछ ली जाती है। अब देखो इसका जो नाम है, इसका तो पता ही सोडियम क्लोराइड है आपको, और इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये लो। और ऊपर वाले का नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम हाइपो, दोनों ही रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, क्लोराइड। तो जब भी कोई दो चीजें कंफ्यूजन करे, उनको एक साथ लिखो, एक साथ याद करो, एनसीईआरटी में दे रखी है, रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। हमसे कौन सा पूछा है, हमसे तो नीचे वाला पूछा ही, अरे हमसे तो ये वाला पूछा है, ये वाला नीचे वाला, हॉट एंड कंसंट्रेट लिख रखा है, देखो इधर, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, यानी सांद्र और गर्म। तो क्या बनेगा, NaCl और NaClO3, देख लो
NaCl कहाँ है? तो NaCl यहाँ है, तो एक NaCl यहाँ है, ठीक है ना, और इसमें तो NaOCl है और एक NaClO3 है। अपन को एक तो NaCl चाहिए, एक NaClO3, तो NaCl तो ये रहा और NaClO3 इसमें है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये। और साथ में देखो वाटर तो निकलेगा दोनों में, अरे वाटर तो दोनों में निकलेगा, इस सर वाटर कहां से आ गए, वाटर तो दोनों में ही है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। अपन को तो मेन प्रोडक्ट यही याद रखने, NaCl और NaOCl और एक NaCl और NaClO3, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लो पूछी जाती है आपके एनसीईआरटी में ऐसे कैसे दे रखी। अब देखो ये तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए ऐसे, ये तो फैक्ट बेस्ड सवाल है ना, वो तो आपको डायरेक्ट याद हो। तो निम्नलिखित में से संकीर्ण स्पेक्ट्रम, कैसा संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक कौन सा? एंटीबायोटिक। तो ये दो प्रकार के होते हैं, दो क्या तीन प्रकार के, एक तो होते हैं आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। हाँ, दो ही प्रकार है, एक ब्रॉड और एक नैरो, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक कैसा है? नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब तो अरे जैसे बैक्टीरिया होता है ना, उसका दो तरीके से विभाजन करते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव के आधार पर विभाजन करते हैं, अभिरंजन के आधार पर। बायोलॉजी वाले जानते हैं इसको, केमिस्ट्री वालों ने बायोलॉजी तो पढ़ी है। जो बैक्टीरिया होता है ना, उसको अभिरंजन के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। अब केवल ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव पे काम करेगा तो वो नैरो स्पेक्ट्रम होता है, और दोनों पे काम करे तो वो कैसा होता है आपके? ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, तो ये कौन सा आपके? नैरो स्पेक्ट्रम ही है। कौन सा है? नैरो स्पेक्ट्रम। इसका मतलब या तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव पर काम करे। तो ये एनसीईआरटी में सीधे सीधे दे रखा है ऐसे कैसे, आपको याद होना चाहिए। पेनिसिलिन जी, कौन सा? पेनिसिलिन जी, ये कैसा है? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक। अब ये तो आपको डायरेक्ट याद हो, फैक्ट है ये तो। अगला देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसको करते हैं। देखिए ये आपके सॉल्यूशन चैप्टर से ही, ये कौन से चैप्टर से? आपकी सॉल्यूशन चैप्टर से। तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, टेम्परेचर कितना दे रखा है आपकी? 27 डिग्री सेल्सियस। ये लो, तो 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया? और एक केल्विन में चेंज करते हैं 300 केल्विन पर एक बिलियन को 1000 ml। भाई 1000 ml का मतलब 1 लीटर हो गया। भाई 1000 ml का मतलब 1 लीटर हो गया। जल में 1 लीटर जल में 0.6 ग्राम यूरिया और 18 ग्राम ग्लूकोज। तो यूरिया का मोलर द्रव्यमान भी दे रखा है 60 ग्राम मोल इनवर्स, और ग्लूकोज का भी दे रखा है 160 ग्राम मोल इनवर्स। नहीं दे तो हमको याद होने चाहिए। घोलकर तैयार किया गया विलियन का परासरण दाब क्या होगा? मीन्स परासरण दाब पूछ रहा है हमसे, ये लो। और हमको पता है परासरण दाब बराबर क्या होता है। अरे परासरण दाब का फॉर्मूला होता है आपकी पाई इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू सी आर टी। तो आर तो इसने खुद ने लिख दिया, अरे आर तो खुद ने लिख दिया इसने 0.082, और ये किसमें है? लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में है, कोई दिक्कत नहीं। टी, टी हो रहा 300 केल्विन, क्यों? केल्विन में लेना अपन को, क्यों? ये केल्विन में चल रहा है नहीं, अरे केल्विन इनवर्स। तो अपन जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं सारी वैल्यू एक ही मात्रक पद्धति में लेते हैं, एमकेएस एमकेएस या सीजीएस सीजीएस। और केमिस्ट्री में तो आपको पता है 99% आपकी सीजीएस काम आती है, एमकेएस तो एक वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में काम आता है बस अपने, बाकी तो सीजीएस ही काम आती है। इसका मतलब हमारे पास सी, सी का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन, सांद्रता, सांद्रता का मतलब मोलरता, और मोलरता का मतलब क्या होता है? अरे मोल प्रति लीटर, मोलरता का मतलब मोल प्रति लीटर, यानी मोलरता ज्ञात करनी अपन। भाई कंसंट्रेशन सी का मतलब यहाँ मोलरता से है, अरे सी का मतलब किससे है? मोलरता से। तो हम क्या करें? मोलरता के लिए हमको क्या चाहिए? अरे यहां से अगर सी निकालें अपन तो सी बराबर क्या चाहिए आपको? अरे मोल चाहिए। पर यहां देखो इसने सॉल्वेंट तो एक लिया है, विलायक जल लिया है, उसमें एक तो यूरिया को घोल दिया, एक ग्लूकोज को घोल दिया, विलेय एक से ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं? पहले फिर टोटल मोल निकाल लेते हैं और फिर विलयन का आयतन। अब आयतन तो कितना है? ये 1000 ml में कह रहा है, कितने में? 1000 ml में कह रहा है, इसका मतलब 1 लीटर दे रखा है पहले से, 1000 ml का मतलब 1 लीटर। तो क्या लिखेंगे यहां से? अपॉन वी, और वी किस में? अरे लीटर में। इसका मतलब एन, एन का मतलब मैं ऐसे कह दूं, एक तो अपन को यूरिया की मोल चाहिए और एक किसके? ग्लूकोज के, तो N1 प्लस N2 कर दूं टोटल मोल। अरे टोटल मोल कर दूं मैं N1 प्लस N2। अच्छा ये सारा ही मिट गया, चलो N1 प्लस N2
यानी N1 मोल मान लो किसके, अरे इसके मान लो यूरिया के मान लो, N2 ग्लूकोज के मान लो, और ये V किसमें, लीटर में। तो देखो ग्लूकोज के मोल अगर निकालें अपन यहां से, तो देखो ये कितना है 0.6, इधर निकाल लेता हूं मैं, देखो अरे 0.6 बटे कितना है 60, और इसका कितना है 18/180 हो गया। तो यूरिया के मोल कितने आए, तो इसको काटोगे आप तो कितना हो जाएगा 0.01, 0.01, ठीक है, और इसमें से काटोगे तो ये 0.1 हो जाएगा। तो ये यूरिया के मोल आ गए, ये ग्लूकोज के दोनों मोल ऐड कर दो आप, तो 0.1 0.01 प्लस 0.1 ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपकी, ये लो इसको ऐसे लिख लो, टोटल करोगे तो 1 और ये 1, यानी 0.11 हो जाएगा। कितना 0.11, और देखो टोटल कितना है, अरे विलियन का आयतन तो ये 1000 ml है ना, 1000 ml, 1 विलियन को 1000 ml जल में, इसका मतलब ये 1 लीटर बन गया आपके। लीटर ऐसे लिख दो, LT लिख दिया मैंने, या ऐसे L लिख दो। अब ये तो कितना आ गया, अरे ये तो 0.11 आ गया अपने, कितना आ गया 0.11, टोटल करोगे तो। अब निकाल लो वैल्यू, कैसे निकालेंगे अब, पाई इक्वल टू सी तो ये रहा अपने पास 0.11, आर कितना है देखो 0.082, और टी कितना है 300, टी कितना है 300, ठीक है। अब देखो यहां से दशमलव का हिसाब किताब करोगे ना आप, किसका, अरे दशमलव का, तो देखो दशमलव को हटाओगे तो यहां से 2 जीरो आपको हटानी पड़ेगी। अब क्या है ये 33 और गुना ये कर लो आप, तो 33 गुना ये करोगे ना आप, पहले इसको कर लो, चलो 3 से गुना कर दो 6 और ये 24, ठीक है, यानी ये हो गया आपके 0.246, और इसको 11 से गुना कर दो आप, कितने से, अरे 11 से गुना कर लो, 11 बच रहा नहीं, कितना हो जाएगा 11 6 का 66 का 6 हासिल की 6 44 6 50 की 0 हासिल की 5 11 22 और 5 27, यानी ये आ रहा आपके 2.706, और किसमें आएगा ये, अरे लीटर एटमॉस्फेयर में ले रखा है, आर की वैल्यू किसमें है एटमॉस्फेयर, तो ये किसमें आएगा आपके एटीएम में, किसमें आएगा एटीएम में, ठीक है ना। यानी इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, और ये ऑप्शन देखो हमको दिख नहीं रहा कहीं, अरे दिख रहा है कि ये ऑप्शन देखो 4.92 2.46 1.64 8.2, तो हमको कोई सा ऑप्शन दिख ही नहीं रहा इसमें, इसका मतलब ये आंसर गलत है, अरे ये आंसर गलत है इसमें, ये आंसर क्या है रॉन्ग, यानी इसमें आंसर क्या दे रखा है, अरे रॉन्ग दे रखा है, ठीक है ना भाई, ये आंसर डिलीट हो गया, मतलब डिलीट हो गया, आप तो क्या क्या उसका तो रिजल्ट वगैरह आ गया ना, तो ये आंसर डिलीट हो गया, ठीक है ना, क्यों आंसर मैच नहीं कर रहा ना हमारे, 2.70 आ रहा है, 2.70, यहाँ कोई ऑप्शन है नहीं ऐसा, ये हमने पूरा प्रोसीजर से किया ना, यहाँ कोई सोच रहा है 1000 ml जल में घोला है, तो जो सॉल्यूट है ना भाई, सॉल्यूट को घोलने के बाद इसने मान लिया कि सॉल्यूशन का आयतन है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना भाई, 1000 ml जल यानी 1 लीटर जल लिया, उसमें सॉल्यूट घोलने के बाद विलियन का आयतन जितना है उतना कि उतना मान लिया इसने, नहीं देता तो ऐसे ही मानते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके 109 नंबर क्वेश्चन। अब सुनिए आगे इसका सॉल्यूशन अपन ने कर लिया, और ये तो क्वेश्चन बायोलॉजी का था ये वाला, अरे ये क्वेश्चन तो आपके किसका था, बायोलॉजी का था ये, एक सेकंड, ये क्वेश्चन आपके किसका है, अरे बायोलॉजी का, कहीं की सर आपने करवाया नहीं है, तो ये क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे, बायोलॉजी वाली सर करवाएंगे, ठीक है। अब सुनिए आगे, 109 तक हो गए अपने, अगला देखिए 110, हाँ जी देखिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, रुधिर में पाए जाने वाला वर्णक, यानी रुधिर का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, भी किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, और ये क्या करता है ऑक्सीजन सप्लाई करता है, कहां बॉडी के अंदर, कहां करता है बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है,
तो ये कह रहा है हीमोग्लोबिन 4 उप इकाइयों से मिलकर बना है। प्रत्येक उप इकाई में एक पोरफायरिन संकुल, कौन सा संकुल? पोरफायरिन संकुल, यानी एक जटिल यौगिक है पोरफायरिन संकुल हीम शामिल है। पोरफायरिन संकुल का नाम क्या है? हीम। ये क्या है? शामिल है। जिसमें अब इसमें होती क्या है, तो जो पोरफायरिन संकुल होता है ना, उसमें एक तो आयरन होता है और आयरन से 4 रिंग जुड़ी होती हैं, और 4 रिंग है ना, वो कैसी होती हैं? 5 मेंबर होती हैं, और वो नाइट्रोजन होता है उसमें, तो नाइट्रोजन Fe+2 से जुड़ा रहता है, और 4 रिंग और होती हैं उसमें केवल कार्बन कार्बन है आपके। तो अपन से ये कह रहा है कि जो पोरफायरिन संकुल है उसमें हीम, हीम का मतलब अरे Fe+2 होता है उसके अंदर शामिल है, जिसमें तो क्या होता है उसमें? अरे Fe+2 होता है। Fe+3 वाला ऑप्शन तो काट दो। अरे हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? Fe+2। अब Fe+3 वाला ऑप्शन तो कट गया, तो आपको ध्यान रखना हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है? Fe+2, यानी फेरस स्टेट में। Fe+2 को फेरस बोलते हैं, Fe+3 को फेरिक, तो फेरस आयन के रूप में है। तो Fe+2 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये कह रहा है। और एक में क्या कह रहा है? 4 नाइट्रोजन। तो मैंने अभी तो कहा है कि जो 4 रिंग है वो 4 नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ी होती है, मतलब यानी वहां नाइट्रोजन एटम कैसा? डोनर एटम, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं ना अपन, ऐसा। तो भाई पोरफायरिन संकुल का मतलब क्या है? Fe+2 तो सेंटर में है, और उसको जो मैंने कहा 5 मेंबर रिंग है 4, और 4 रिंग और होती हैं आपकी, तो वो क्या करती हैं? जो 4 है उनमें नाइट्रोजन है डोनर एटम। कौन है? नाइट्रोजन डोनर एटम है। तो क्या हो गया? Fe+2 कितने? 4 नाइट्रोजन परमाणुओं से बंधित है। अब ये तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगला देखिए आप, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया, कौन सी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया दे रखी है, उसके वेग स्थिरांक का मान दे रखा है, और इसका अर्धायु काल हमको पता है। अरे प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है ना, उसका फॉर्मूला क्या है? 0.693 अपॉन के। अर्धायु काल पूछ रहा है, अर्ध आयु काल पूछ रहा है ये हमसे। ये लो, ये क्या पूछ रहा है हमसे? अर्धायु काल। अर्धायु काल का मतलब टी हाफ। तो हमको वेग स्थिरांक दे दे और टी हाफ पूछ ले, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला ये है, डायरेक्ट याद हो आपको फॉर्मूला, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। के क्या है? वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक दे रखा है, इसमें वैल्यू रख दो बस। तो कितना हो जाएगा ये? 0.693 अपॉन के कितना है? 1.54 गुणा 10 की घात कितना है? अरे -3। तो -3 को ऊपर लेके जाओगे +3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपकी? अरे 693 अपॉन ये कितना है? 1.54, यानी लगभग 1.5 का भाग लगा दो 750 में, 1.5 का भाग लगा दो तो कितना? 500, 250, 750। ये क्या है? ये 750 से कम है ना, इसका मतलब 500 आंसर नहीं होना चाहिए, 500 से कम आंसर होना चाहिए। 500 से आंसर कम कौन सा? देखो ये तो 500 से ज्यादा है। अरे 500 का 1.5 गुना करोगे ना, 1.5 का भाग लग रहा है ना, 1.5 गुना करोगे तो 500 आधा कर दो ना, 250, 750, ये तो 750 से कम है ना, ये 700 से भी कम है ये तो। इसका मतलब 500 से ऊपर वाला आंसर तो होगा ही नहीं, 500 से ऊपर वाला आंसर होगा ही नहीं, दो तो ऐसे कैंसिल हो गई। अब बचा कौन? एक तो बच गया ये और एक बच गया ये। अब देख लो 450 का 1.5 गुना कर लो, 450, 250, कितना हो गया? 650, 750 हो गया ना। और ये कितना है? ये तो लगभग 500 हो रहा है ना। अरे 490, लगभग 500 हो गया, और 250 कर लो कोई, तो 250 और 500 750 बन रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा आपकी? ये वाला। तो आपको कैलकुलेशन करे बगैर भी आप कर सकते हैं, या फिर आप भाग लगा लेंगे, आपकी इच्छा है कैसा करना चाहते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? 450 सेकंड। अगला देखिए, देखिए हाँ जी, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए, सही कोड का चयन कीजिए। ऐसा सवाल पीछे भी आ चुका है एक। अरे ऐसा सवाल पीछे भी आ चुका है एक, तो 2 सवाल दे दिए इसने। कहां से? वेस्पर थ्योरी से। अरे ये वेस्पर थ्योरी से है सवाल, VSEPR से। VSEPR कह दो या VSEPR कह दो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो संयोजक अणुओं की आकृति की क्या करता है? ये व्याख्या करता है। तो XeO3, जिनोन के पास कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है, 8/2, n का मान 4 आ जाएगा, संकरण तो sp3 होगा। पर यहाँ बॉन्ड पेयर 3 है, लॉन पेयर 1 है, तो ये शेप कौन सी हो जाएगी? अरे पिरामिड शेप हो जाएगी। कौन सी? पिरामिड शेप। Fe2 देखो, 8 और 2 10, भाई जिनोन के संयोजक तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, क्लोरीन एक संयोजी 2 है, 8 और 2 10/2, 5 sp3d संकरण। और sp3d संकरण
तो जो ज्यामिति बनेगी आपके त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है, पर यहाँ बॉन्ड पेयर 2 ही है, लोन पेयर 3, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, टोटल 5, वो रेखीय होता है। और रेखीय भी कौन सा, आदर्श वाला नहीं, विकृत वाला। अब देख लो 2 से काम चल जाएगा, जहां तक देखते हैं। एक में डी, एक में डी, एक में ये लो, ये तो एक से ही हो गया सॉल्व। अरे ये तो एक से ही हो गया सॉल्व, एक में डी दे रखा सीधे, आपको आगे जाना ही नहीं। दूसरे में देखो 4 में ए, 4 में ए देखो, 4 में ए आ रहा है, और निकालना चाहो निकाल लो, एक्स F6, ये हो जाएगा आपके विकृत अष्टफलक। ये तो बच्चा कौन है, ये वर्ग पिरामिडीय हो जाएगा। तो 3 में बी देखो, 3 में बी आ रहा है और 2 में सी, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, 4। ऐसे सवाल में तो 1-2 आंसर निकाल लो, उससे मैच हो जाएगा। हाँ बहुत टिपिकल बनाएगा तो चारों अलग अलग कर देगा फिर, और इतना टिपिकल बनाएगा नहीं सेकंड ग्रेड लेवल से। देखिए अगला, इसको देखिए, अच्छा सवाल है ये वाला, सवाल अच्छा है ये वाला, ऐसे सवाल अच्छे हैं, ऑर्गेनिक का सवाल है। निम्नलिखित हैलाइडों में से, ये सारे हैलाइड दे रखे हैं पर को 4, कौन सा AgNO3 के साथ, किसके साथ, अरे AgNO3 मिलाएं तो क्या दे, SN का मतलब, अरे ये है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। SN का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अरे अभिक्रिया पढ़ी होगी ना आपने, एक योगात्मक, एक विलोपन, एक प्रतिस्थापन, तो ये कौन सी है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की बात कर रहा है। क्यों, जो आपकी हैलाइड होते हैं ना, हैलाइड, अरे एल्किल हैलाइड, इनकी जो लाक्षणिक अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है, आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो ये कह रहा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इन हैलाइडों की अभिक्रिया AgNO3 से करवाई जाए। तो AgNO3 से जैसे ही करवाएंगे, हैलाइड के अंदर हेलोजन है ना, ये AgX, एक्स का मतलब Cl ले लिया तो AgCl का वाइट पीपीटी दे देगा, Br है तो AgBr का, यहाँ तो सारे Cl है तो AgCl का क्या देगा, ये पीपीटी देगा। तो ये कह रहा है कौन सा नहीं देगा, इसके लिए ध्यान रखें आप। जैसे देखो आपने पढ़ रखा हो, अगर प्रेरणिक प्रभाव से ज्यादा वाला, अगर हम मतलब भाई इससे क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ। अरे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। और अगर वो कार्बोकैटायन है ना, वो प्रेरणिक प्रभाव से ज्यादा वाला बन रहा है, जैसे अति संयुग्मन प्रभाव लग रहा है उसमें, या फिर आपके अनुनाद लग रहा है, या कोई सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन बन रहा है आपकी, या कोई एरोमेटिक कार्बोकैटायन बन रहा है, यानी स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। कैसा स्टेबल, कैसा मोर स्टेबल, स्टेबल क्या, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन अगर बनता है क्या हेलोजन निकलने के बाद, वो AgCl का पीपीटी दे देगा, और अगर नहीं बनता है तो वो पीपीटी नहीं देगा। तो क्या कहेंगे कि भाई जो मोर स्टेबल, कैसा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन जिस हैलाइड से बनता है, जिस हैलाइड से, जिस हैलाइड से बनेगा वह AgNO3 के साथ, किसके साथ भाई, अरे AgNO3 के साथ क्या देगा, अवक्षेप देगा। अवक्षेप को मैं शॉर्ट में लिख दूं पीपीटी, प्रेसिपिटेट, तो वो अवक्षेप देगा, ठीक है ना। और मोर स्टेबल से मेरा मतलब है, अरे मोर स्टेबल से मतलब है प्रेरणिक प्रभाव से, प्रेरणिक प्रभाव से अधिक वाला, यानी ऐसे नहीं आई इफेक्ट लग रहा है, प्रेरणिक प्रभाव से अधिक, प्रेरणिक प्रभाव से अधिक वाला। जैसे मैंने कहा हाइपर कॉन्जुगेशन लग जाए, अति संयुग्मन लग जाए, आपके अनुनाद लग जाए, या फिर आपके कोई एरोमेटिक कार्बोकैटायन है या सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन है, इस तरीके के अगर कार्बोकैटायन बनते हैं आपकी, तो फिर वो पीपीटी देगा, और नहीं तो नहीं देगा। तो देखो यहां से निकालते हैं ना, यहां से तो इसके ऊपर प्लस आएगा। और ये कार्बोकैटायन कैसा बना, अरे ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बना, और बेंजाइलिक वाला, अरे रिजोनेंस लग रहा है यहाँ, अनुनाद लग रहा है यहाँ क्या लग रहा है, अनुनाद। तो इसका मतलब ये तो देगा, अरे ये तो देगा। यहां से देखो निकालो Cl, इस पे प्लस चार्ज है, यहां अति संयुग्मन लग रहा है, यहां क्या लग रहा है, अति संयुग्मन, ये आइसोप्रोपिल है आपके, तो यहां क्या लग जाएगा आपके, अरे H प्रभाव, कौन सा, प्लस H इफेक्ट लग जाएगा। और ये तो मैं कह ही रहा हूं आपसे, प्रेरणिक प्रभाव से ऊपर वाला हो, या तो अति संयुग्मन, अनुनाद, एरोमेटिक, या सब्स्टिट्यूटेड, ऐसा आप पढ़ के आ रहे होंगे।
ऐसे देखो यहां से अगर निकालता हूं तो कार्बोकेटाइन ये बनेगा, और ये तो कैसा है आपकी, अरे ये तो एलाइलिक है आपकी, और इसमें भी क्या लग रहा है, अनुनाद, यहां भी अनुनाद, अनुनाद अति संयुग्मन। अब बचा कौन, अरे बचा तो ये वाला, यहां से जैसे इसको निकालोगे, अरे ये परसेंटेज करेक्टर वाला बन गया, या कह दो वाइनिल कार्बोकेटाइन बन गया, ये कौन सा, वाइनिल कार्बोकेटाइन, परसेंट एस वाला बन गया ये, अरे परसेंट एस वाला बन गया ये, ठीक है ना, परसेंट एस करेक्टर वाला। और ये कैसा होता है, अरे ये तो लीस्ट स्टेबल होता है, ये सबसे कम स्थायी होता है, लीस्ट का मतलब सबसे कम। तो देखो हेलोजन निकलने के बाद सबसे कम क्या बन रहा है, सबसे कम स्थायी कार्बोधनायन बन रहा है, मतलब कार्बोकेटाइन, और सबसे कम स्थायी कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो ये AgNO3 के साथ क्या नहीं देगा, अरे AgCl का पीपीटी नहीं देगा, बाकी तीनों दे देंगे। क्यों, यहां क्या लग रहा है, अरे रिजोनेंस, यहां भी क्या है, इसमें भी रिजोनेंस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने रिजोनेंस, और इसमें क्या लग रहा है, इसमें तो मैंने बता ही दिया प्लस H लग रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। अगला देखिए आप, अगला देखिए ये सवाल, ये सिंपल सवाल है आपकी, और ये कहां से दिया है आपकी, अरे ये IR से दिया है, जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना उससे दिया है ये सवाल। देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक सवाल पहले आ चुका है, और एक सवाल ये है आपकी, ठीक है ना, तो कितने सवाल हो गए, 2 सवाल। देखिए H2S में मूलभूत कंपन मोड, इंग्लिश में पढ़ लो आप, फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड, कौन सी, फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड। और देखो फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड निकालते हैं ना अपन, जैसे H2S कैसा है, अरे जैसा H2O है ना अपना, अरे H2O उसकी जैसा ही है ये H2S, क्यों, ऑक्सीजन फैमिली में सल्फर आता है, तो H2O और H2S एक जैसा ही है। और H2O कैसा होता है, हम पढ़ते हैं H2O, अरे H2O की ऐसी शेप होती है, देखो ऐसी, H2O की शेप ऐसी होती है, अरे H2O की शेप ऐसी होती है, बेंट शेप, सॉरी बेंट नहीं, वी शेप, वी शेप, कैसा, वी शेप, कैसी शेप है, वी शेप। तो ये तो क्या है, अरे मुड़ा हुआ है, लीनियर नहीं है, रेखीय नहीं है, ऐसा रेखीय, रेखीय का मतलब तो ऐसा होता है, अरे CO2, CO2 कैसा है, अरे CO2 कैसा है भाई, CO2 रेखीय है, वो रेखीय नहीं है, वो तो ऐसे वी शेप, एंड नॉन लीनियर है, ये कैसा है, नॉन लीनियर, एक तो लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं, एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन लीनियर का मतलब, अरे लीनियर का मतलब रेखीय, जैसे BeCl2 हो गया, CO2 हो गया, ये कैसे है आपके लीनियर मॉलिक्यूल, ये कैसा है, अरे नॉन लीनियर है ये कैसा है आपके नॉन लीनियर, और नॉन लीनियर है तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसके लिए ना, ये जो मूलभूत कंपन मोड निकालते हैं ना, तो किसके लिए, अरे नॉन लीनियर के लिए कैसा होता है, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट 3n-6, डायरेक्ट याद रखें आप 3n-6, और अगर लीनियर होता है तो 3n-5 करते हैं, फिर कितना, 3n-5। तो ये कैसा है, अरे ये एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, कैसा है, नॉन लीनियर, ये लो, नॉन लीनियर का मतलब रेखीय नहीं है, अरेखीय, हिंदी में कहो आप तो अरेखीय आपकी, और इसके लिए फॉर्मूला ये था, मैंने लिख दिया फॉर्मूला। अब क्या है, एन क्या है यहाँ, अरे एन कुल एटम कितने हैं, एन कुल एटम कितने हैं, तो एटम कितने हैं यहाँ, अरे इसमें एन कितना है, एन बराबर 3 है, इसके लिए 3 एटम है ना इसके पास, अरे एक सल्फर 2 हाइड्रोजन 3 एटम है, रख दो आप फॉर्मूले में, ये लो 3, और एन कितना है 3, एटम भी 3 है ना, ये 3 और ये भी 3 और -6, तो कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गए तो 3, यहां जो फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड आएगी आपकी वो कितनी आएगी, 3 आएगी, तो आपको फॉर्मूला याद हो सीधे, 3 वाला ऑप्शन कौन सा आपने, ये 3 वाला ऑप्शन ये है, ये लो, तो अपन ने क्वेश्चन कर लिए 114 नंबर, मतलब टोटल क्वेश्चन इसमें 43 थे भाई, टोटल क्वेश्चन कितने थे इसमें 43, टोटल है आपके 43, हाँ जी। चलिए देखिए आगे, अगला ये देखिए, ये थोड़ा देखो इस वाले सवाल को, एक सेकंड अपन, हाँ पहले इन सवालों को कर लेते हैं अपन, या चलो उसको कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको, इस वाले को, ठीक है ना, 1
आपके कौन सा है, आपके आपके 115 115%। देखिए, हाँ जी, इसको करते हैं। देखो, मैं एक पेज ऐड कर देता हूं पहले इसमें, देखिए। हाँ, और इसको देखो अपन अलग से समझ लेते हैं इसको, ठीक है ना। मैंने उधर पेज ऐड कर दिया। देखिए यहां क्या दे रखा है आपको, निम्न यानी दिए गए सेल का सेल विभव का मान क्या होगा, सेल विभव निकालना है आपको ई सेल। क्या निकालना है, ई सेल। और हमको पता है हम नॉन इक्वेशन से निकालते हैं, नॉन या नेंसर्ट कुछ भी कह दो आप, आपकी इच्छा, नॉन या नेंसर्ट, उस समीकरण से निकालते हैं अपन। तो सेल विभव निकालना है। अब सेल विभव निकालना है, देखिए क्या करोगे आप, मैं यहां लिख देता हूं, ये सेल विभव निकालना अपन को। यानी ये कौन सा क्वेश्चन है अपने, अरे क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपने, 115, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन है ये। और ये क्या पूछ रहा है हमसे, ई सेल। क्या पूछ रहा है, ई सेल आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, देखो सवाल थोड़ा सा बड़ा है, सवाल थोड़ा बड़ा है, बाकी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसने हमको एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, सेल रिप्रेजेंटेशन यानी सेल प्रदर्शन दे दिया, या सेल निरूपण कह सकते हैं आप इसको, या सेल आरेख कह सकते हैं। अब देखो इस सेल आरेख में क्या होता है, अरे इसमें जैसे ये होता है ना आपके, इसको लवण सेतु कहते हैं, ऐसे दो खड़ी समानांतर रेखाएं लवण सेतु को दिखाती हैं, और इसके इधर हम एनोड वाली रिएक्शन को लिखते हैं। अरे लेफ्ट हैंड साइड में एनोड वाली, और राइट हैंड साइड में कौन सी लिखते हैं, कैथोड वाली रिएक्शन लिखते हैं। लिखते हैं या नहीं, लिखते हैं। तो इसने यही दे रखा है। और देखो आगे हमको Cr+3 और ये Fe+2 की कंसंट्रेशन दे रखी है, इसने क्या दे रखी है, Cr+3 Fe+2 की कंसंट्रेशन दे रखी है। तो देखिए हमको पता है क्या, इसकी पहले तो एक बैलेंस रिएक्शन लिखते हैं अपन। एक तो क्या दे रखा है आपको, Cr, उससे क्या बना रखा है, Cr+3, यानी मैं यहां लिख दूं रिएक्शन, अरे एक तो Cr, और इससे क्या बना रखा है इसने, Cr+3, ये लो Cr से क्या बन रहा है, Cr+3, ठीक है। एक सेकंड, Cr से Cr+3, ये लीजिए, यानी Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कितने इलेक्ट्रॉन, अरे 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने। और एक क्या है, Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अरे Fe+2 यहां जाएगा आपके, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe में, किसमें, Fe में। और देखो ये तो सॉलिड होता है, अरे प्योर, ये भी सॉलिड है आपकी, ये भी सॉलिड है आपकी, और ये भी सॉलिड है। और ये कैसा है आपके, ये आपके एक्वस हैं ये। तो हम प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड होते हैं, उनको समीकरण में लेते नहीं है अपन। अब इसको बैलेंस करें तो Cr+3 में कन्वर्ट हुआ है, यानी Cr का Cr+3 में ऑक्सीडेशन हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं इसने। और Fe+2 का अपचयन हुआ है, Fe में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी। अब देखो एक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, एक 3, तो अपन अरे समीकरण को बैलेंस तो करते हैं ना अपन, और समीकरण को बैलेंस करते हैं, एक 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, एक यानी एक 3 निकाल रहा है, एक 2 ले रहा है, तो क्या करोगे, 3 वाले को 2 से गुणा कर लो, 2 वाले को 3 से। रेडॉक्स समीकरणों को संतुलित करना आना चाहिए आपको। तो क्या करूंगा मैं, 2 3 6, 3 दूनी 6, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए, अरे 6 का ट्रांसफर हो गया टोटल। अरे टोटल कितने का ट्रांसफर होगा, 6 का। तो ये Cr+3 से Cr+3 बनाया ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हैं, तो इसको तो 2 से गुणा करूंगा, तो 2 से गुणा करूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपके, अरे ये क्या बन जाएगा आपके, ये तो 2 बन जाएगा, और ये भी 2 बन गया। और ये कितना बनेगा, अरे ये 3 बनेगा आपके, कितना, 3 बन जाएगा ये। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा, एक सेकंड इसको इरेज करता हूं। ये क्या बनेगा आपकी, 3। हाँ जी, तो ये बनेगा आपके प्लस, और ये 3 हो जाएगा, और ये भी कितना होगा, 3। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, 6 का। अरे एक Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक Cr के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो 2 के लिए कितना, 6 का हो जाएगा। और यहाँ एक कितना ले रहा है, 2, तो 3 कितने लेंगे, 6। तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, 6 का। तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा आपकी, अरे n बराबर कितना होगा बच्चों आपकी, 6, क्योंकि ये n काम आएगा हमारे, इसलिए। तो ये यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 6 का। n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे आएगा,
समीकरण को बैलेंस करके लिखेंगे। और एक चीज देखो यहां इधर, तो ई सेल निकालना, तो ई सेल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अरे ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल, यानी ये चाहिए हमको माइनस 0.059 अपॉन एन, ये लो एन, एन का मतलब अरे अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखना है, ऐसे नहीं सीआर से सीआर प्लस 3 एफई प्लस 2 से एफई और कर दोगे 1 3 और 1 2, या तो ऐड कर दो या हाँ गुणा कर दोगे तब तो तुक्का लग जाएगा, बाकी गुणा गुणा तो कैसे करोगे, वहां रिएक्शन को गुणा करोगे आप, रेडॉक्स समीकरणों को संतुलित करना सीखा हमने 11th क्लास में, सीख लेते हैं। और आगे क्या होगा, लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो वो कहां से आएगी, अरे वो यहां से आएगी। प्रोडक्ट क्या है, ये दोनों, रिएक्टेंट कौन है, ये दोनों। और प्रोडक्ट में देखो, अरे जो शुद्ध ठोस प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड होते हैं ना, उनको अपन समीकरण में काम नहीं लेते, उनकी जो सक्रियता होती है या कहते हैं उनकी कंसंट्रेशन, उसको 1 मानते हैं। तो ये तो 1 और ये 1, तो बचा कौन, एक तो ये, एक प्रोडक्ट कौन है अपने पास, ये Cr प्लस 3। और ध्यान रखें स्टाइकोमेट्रिक गुणांक वो पावर में जाएगा, स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कहां जाएगा, पावर में। तो क्या लिखूंगा मैं, Cr प्लस 3 की पावर 2 और Fe प्लस 2 की पावर 3, तो क्या होगा आपकी यहां Cr प्लस 3, इसकी पावर तो 2 यानी इसका स्क्वायर, और अपॉन Fe प्लस 2 और इसका क्या हो जाएगा क्यूब। अब आपको देखो ई नॉट सेल चाहिए एक तो, और ये अपने पास आई गया एन 6 हो गया, ये कंसंट्रेशन उसने दे रखी है कहां, सेल निरूपण के अंदर या सेल प्रदर्शन के अंदर, सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर दे रखी है। तो देखिए कैसे करेंगे, अपन को चाहिए ई नॉट सेल, ई नॉट सेल निकाल लो। अरे ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, देखो हमको पता है आयरन किसका काम कर रहा है, कैथोड का, और जो आपकी क्रोमियम है वो किसका काम कर रहा है, एनोड का। कैसे पता चला, अरे सेल प्रदर्शन में पता है ना अपन को कि जो लवण सेतु होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में किसको लिखते हैं अपन, एनोड को लिखते हैं, एनोड वाली रिएक्शन को, और राइट हैंड साइड में कैथोड वाली रिएक्शन को लिखते हैं। या फिर ऐसे रख लो यार कि सेल में जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है वो सेल में एनोड का काम करता है, जिसका ज्यादा वो कैथोड का काम करता है। तो देखो कम किसका है, क्रोमियम का है। अरे माइनस में जो वैल्यू जितनी ज्यादा होती है ना उतना ही कम होता है। और आयरन का कितना है, 0.44 है, तो माइनस में कम वैल्यू है, तो इसका मतलब ये ज्यादा है, तो ये कैथोड का काम कर रहा है, वो एनोड का। बाकी सेल प्रदर्शन दिया ही इसीलिए है, उसने सेल प्रदर्शन दिया ही इसलिए है कि एनोड क्रोमियम है और आयरन क्या है, कैथोड। ऐसा बच्चा ये जानता है, उसको पता है। तो ई नॉट सेल, इसका मतलब कैसे निकालते हैं अपन, अरे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ऐसा फॉर्मूला होता है अपने पास, कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव। और देखो अपचयन विभव भी दे रखा है +2 से अरे 0 और +3 से 0, दोनों का ही अपचयन विभव दे रखा है। मान लो एक का ऑक्सीकरण विभव दे रखा होता तो हम उसको चेंज कर देते किसमें, अपचयन विभव में। क्यों, ऑक्सीकरण विभव अपचयन विभव दोनों का मान समान होता है, बस साइन कैसा होता है, उल्टा। अगर ऑक्सीकरण विभव प्लस में है तो अपचयन विभव माइनस में हो जाएगा, ऑक्सीकरण विभव माइनस में तो अपचयन विभव प्लस में। तो यहाँ तो ऑलरेडी क्या दे रखा है आपको, अपचयन विभव दे रखा है। इस फॉर्मूले का जब भी यूज करते हैं हम तो अपचयन विभव काम में लेते हैं, कौन सा, अपचयन, जो हमको दे रखा है। तो कैथोड का काम कौन कर रहा है, अरे कैथोड का काम कौन कर रहा है, उसको बेटा दूं, इससे तो कोई काम नहीं है अपन को ज्यादा, या चलो लिखा रहने दो। तो कैथोड का काम कौन कर रहा है, आयरन। तो इसका अपचयन विभव कितना है, माइनस का 0.44, आगे माइनस, और इसका कितना है, माइनस का 0.74। तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस है, तो 74 में से 44 जाएगा तो 0.30 बच जाएगा। तो कितना बचेगा अपने पास, 0.30, और किसका बचा, अरे प्लस का बचा, किसका, प्लस का, क्यों, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब इतना तो आपको आता है, थोड़ा देखो बड़ा सवाल है। तो यहां से ई नॉट सेल कितना आ गया अपने पास, अरे 0.30 माइनस 0.059 चल रहा है अपने पास फॉर्मूले में। एन कितना है, एन टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 6 का हुआ था, और लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, तो प्रोडक्ट कौन है, क्रोमियम, इसकी कंसंट्रेशन कितनी, क्रोमियम की कंसंट्रेशन ये रखी 0.1 और उसकी 0.01 है। तो क्या हो जाएगा, ये तो 0.1, इसका तो क्या चल रहा है स्क्वायर, और ये 0.01 इसका क्या चल रहा है, अरे इसका क्यूब चल रहा है, इसका क्या चल रहा है, क्यूब। इसको अपन ऐसे करते हैं, जो साइड में ऐसे करते हैं अपन इसको, अरे इसको ऐसे करते हैं अपन साइड में, इसको सॉल्व कर देते हैं, साइड में इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये 0.1 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 की घात -1, अरे इसको 10 की घात -1 लिख सकते हैं इसको, और नीचे वाले को 10 की घात माइनस अरे 2 लिख सकते हैं हम। ये लो, इसका तो चल रहा है क्यूब और इसका चल रहा है अरे स्क्वायर। देखो यहाँ ये क्यूब लगेगा, यहाँ ये क्या लगेगा, क्यूब, वो शायद मिट गया, मैंने पीछे लिया था।
अब देखो उसका तो कोई दिक्कत नहीं, इसका कितना होगा, अरे ये तो बन गया आपके 10 की घात माइनस 2, और ये कितना है 3 दूनी 6, 10 की घात माइनस 6, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा 10 की घात प्लस 6, 6 में से 2 गया तो 10 की घात 4, यानी ये ओवरऑल सॉल्व कितना हो जाएगा, अरे 10 की पावर 4। और ये क्या चल रहा है इसके आगे, अरे इसके आगे लॉग चल रहा है, तो ये जो वैल्यू है ना ये देखो, ये एक सेकंड, ये जो वैल्यू है आपके पास, ये ये किसकी वैल्यू आई है, एक मिनट में इधर लिखता हूं देखो, हाँ जी ये, यानी ये लॉग में सॉल्व करना आपको, अरे ये किस में सॉल्व करना, लॉग लग रहा है ना आगे, अरे इस वैल्यू को उठा के मैंने इधर रख दिया, इधर सॉल्व कर लिया साइड में इस वैल्यू को, तो ये पूरा क्या आ गया, अरे लॉग 10 की घात 4 आ गया। मैंने इसको कैसे लिख दिया 0.1 को, अरे 10 वाला बढ़ा दो 1/10, 10 को ऊपर ले जाओ वापस, 10 की घात माइनस 1 हो जाएगा ना, और इधर क्या होगा 1/100, तो 10 की घात माइनस 2, बस ऐसे कर ली, थोड़ा सॉल्व करने में आसानी रहेगी, सॉल्व करने में थोड़ा आसानी रहेगी। अब log 10 की घात 4 को सॉल्व करते हैं, देखो तो log x की पावर n, तो n आगे आएगा n log x, तो यहाँ क्या है log 10 की पावर 4, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये कैसे हो जाएगा, अरे 4 log 10, 4 log 10, और हमको पता है log 10 का मान 1 होता है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, अरे ये 4 आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, इसको रख दो, क्या है अपने पास, अरे 0.30 माइनस 0.059 अपॉन क्या चल रहा है 6, और वो कितना है आपका 4 आ गया, अरे ये कितना आ गया 4, काट दो, इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा ये, देखो इससे थोड़ा कैलकुलेशन से बचना चाहें आप, अरे किससे कैलकुलेशन से थोड़ा बचना चाहें तो एग्जैक्ट वैल्यू तो कितनी है 0.0591 होती है, पर इसको अरे हम ऐसा मान लें तो क्या दिक्कत है, अरे 0.059 को 0.060 मान लें तो क्या दिक्कत आ रही, मान सकते हैं साहब, कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन से बचने के लिए, और कैलकुलेशन से बचने के लिए ऐसा करें तो देखो ये तो सीधा ही हो रहा है, ये 60 लिखो या 6 एक ही बात है, अरे इसका मतलब 60 ही है 0.060, ठीक है 0.6 लिखो या 0.60 लिखो, उसके कितनी जीरो लगा लो तब भी वो अरे 0.6 ही है, मतलब 60 पैसे, ठीक है ना। अब इससे यहां इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, अरे 0.01, क्यों 6 से कट गया ना आसानी से, और 0.01 का मतलब क्या होगा, अरे ये तो 0.30 चल ही रहा है, और 4 से इसको गुणा कर दो माइनस का, कितना हो जाएगा 0.04, 0.30 में से 0.04 यानी 30 पैसे में से 4 पैसे घटा दो 26 पैसे आ जाएगा, यानी 0.26, और किस में आएगा, अरे विभव तो किस में आएगा, वोल्ट में आएगा, हमारा आंसर क्या आ गया 0.26 आ रहा है क्या, देखिए ऐसा आंसर आ रहा है क्या, 0.30, 0.52, 1.20, 0.26 आ रहा है आंसर, थोड़ा बड़ा सवाल है, लेंदी है, और इतना अरे वहां एग्जाम में थोड़ी करना अपन को इतना, अपन को एग्जाम में तो यही से पता लगाना है, CR से CR+3, Fe+2 से Fe, तो एक ने कितने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, बैलेंस करेंगे तो एक में 3 एक में 2, एक 3 दे रहा है एक 2 ले रहा है, तो क्या करूं, एक 3 वाले को 2 से गुणा कर दो, 2 वाले को 3 से, तो बराबर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, n का मान 6, ये सब कुछ तो दिख ही रहा है, यहाँ से E0 सेल ऐसे निकालने की जरूरत थोड़ी, यहाँ से दिख ही रहा है वैसे निकाल लो डायरेक्ट आ जाएगा, और वैल्यू रखनी है अपन को, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या है सुनिए, अगला है आपके पास माल्टोज, क्या है माल्टोज, उसके 1 मोल का क्या करवा रहा है, ये जल अपघटन करवा रहा है, 1 मोल के जल अपघटन पर डी ग्लूकोज के कितने मोल, अरे 2 मोल मिलते हैं, हमको पता है कि सुक्रोज का जल अपघटन करवाते हैं, एक ग्लूकोज मिलता है एक फ्रक्टोज मिलता है, और माल्टोज का करवाते हैं दोनों ही ग्लूकोज मिलते हैं, दोनों ही क्या मिलते हैं ग्लूकोज, और लैक्टोज का करवाते हैं एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज, तो ये कह रहा है कि 1 मोल माल्टोज का जल अपघटन करवाया तो डी ग्लूकोज के कितने, अरे 2 मोल मिलते हैं, ये दोनों ग्लूकोज इकाइयां अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बंधन द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, तो ये कह रहा है कि दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड मिलता है, हमको पता है कि जो मोनोसेक्राइड की इकाइयां होती हैं वो ग्लाइकोसाइडिक या ग्लाइकोसिडिक कुछ भी कह दो आप, उस बंध के द्वारा जुड़ी रहती है, माल्टोज के अंदर दोनों अरे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहेंगी, यानी एक कार्बन का C1 दूसरे का अरे C4, यानी पहले कार्बन मतलब एक मोनोसेक्राइड इकाई का पहला कार्बन और दूसरी मोनोसेक्राइड इकाई का चौथे कार्बन के बीच में क्या होती है बॉन्डिंग, अब ऐसा आपको याद होना चाहिए, अब ये तो आपको याद होना चाहिए एनसीईआरटी में दे रखा सीधे स्ट्रक्चर्स वगैरह, तो यहां से क्या होगा एक इकाई का C2C4 गलत, C2C3 गलत, C1C2 गलत, एक का C1 और दूसरी का C4, तो एक मोनोसेक्राइड इकाई है उसका मतलब पहला कार्बन और दूसरी का चौथा कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, अरे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ऐसे याद होना चाहिए आपको। अगला देखिए
अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 117, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ई एन निम्नलिखित युग्मों में से किसमें केंद्रीय धातु परमाणु की ई एन को क्या बोलते हैं? प्रभावी परमाणु संख्या। प्रभावी परमाणुीय संख्या कह दो, परमाणु संख्या कह दो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी प्रभावी एटॉमिक नंबर को परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक बोल दो आप, प्रभावी परमाणु संख्या बोल दो, या प्रभावी परमाणुीय संख्या बोल दो, आपकी इच्छा कुछ ही बोलो हिंदी में। समान नहीं है या नहीं? मैंने कह रखा आपको है या नहीं, सत्य असत्य, उस पर गोला लगा लो पहले, जिससे अपन का सवाल गलत नहीं हो। तो ये कह रहा है किसमें ई एन समान नहीं है। देखो ई एन ज्ञात करने का वैसे एक फॉर्मूला है, वैसे अरे ई एन ज्ञात करने का फॉर्मूला है एक तो कि एटॉमिक नंबर यानी उसका परमाणु क्रमांक, जिसके लिए भी निकाल रहे हो ना तो उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु उसका परमाणु क्रमांक माइनस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, और माइनस क्या करोगे, माइनस नहीं प्लस, प्लस 2 गुना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दो। ये ई एन ज्ञात करने का फॉर्मूला है। क्या कहा मैंने? ई एन यानी प्रभावी परमाणु संख्या बराबर क्या है? एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, किसकी? सेंट्रल एटम की, केंद्रीय धातु परमाणु की बात कर रहे हैं, और प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो ये दोनों चीज है ना, ये किसके लिए आई? अरे ये किसके लिए है और ये किसके लिए है? अरे ये दोनों ही चीजें किसके लिए है? अरे ये सेंट्रल एटम के लिए है। किसके लिए है? सेंट्रल एटम के लिए, ठीक है। और प्लस क्या करना है? 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसे संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। तो एक चीज देखो, ये दोनों चीज किसके लिए? सेंट्रल एटम के लिए है। तो इसका मतलब अगर सेंट्रल एटम सेम है, मान लो 2 में पूछ रहा है, 2 के, अरे इसने क्या 2 का मतलब पेयर बना रखा है कि किसमें समान नहीं है। तो एक चीज तो कॉमन सेंस सीधा सा लग रहा है हमारे पास, क्या कि सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर सेम हो, यानी सेंट्रल एटम एक जैसा हो, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक जैसा हो। जैसे अरे आयरन आयरन +2 या +3 या कॉपर कॉपर मान लो +2 ऐसे है। और 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, अब 2 तो सब में चली जाए, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी अगर सेम हो जाए, सेंट्रल एटम सेम, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम हो जाए, तो इसका मतलब उसका ई एन तो सेम ही आएगा। ये तो कॉमन सेंस ही है ना। और अगर जिसमें ऐसा नहीं है उसका ई एन सेम नहीं आएगा। तो देखो पहला वाला चेक कर लो आप, अरे क्रोमियम क्रोमियम सेंट्रल एटम कैसा है? एक जैसा है। देखो यहाँ NH3 6 समान संख्या 6, अरे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है दोनों में। और देखो इसका चार्ज कितना है? अरे Cr के ऊपर चार्ज कितना है भाई? क्रोमियम के एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया ना, क्रोमियम क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर सेम। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, NH3 तो कैसा है? न्यूट्रल है। तो जो डिब्बे पे जितना चार्ज होता है न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल लिगेंड जुड़े होते हैं तो डिब्बे पे जितना चार्ज, अरे डिब्बे का मतलब बड़े ब्रैकेट के ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इसका +3 है और इसका निकाल लो, एक Cn का -1, 6 का -6 बराबर में -3 चल रहा है, उधर जाएगा +6, 6 में से 3 गए 3, तो यहाँ भी +3 यहाँ भी +3। एटॉमिक नंबर सेम है, क्यों? सेंट्रल एटम भी सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है, इधर भी 6 इधर भी 6। इसका मतलब इन दोनों की EN तो कैसी होगी? समान होगी। अगला देखो Fe दोनों सेम है, अरे दोनों सेम है, तो समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहां देखो ये न्यूट्रल है +3, यहां बोल देखो, अरे इधर की बार NH3 को इधर लिख दिया, Cn को इधर लिख दिया, तो अभी तो निकाला अपन ने, वही -6 -3 चल रहा है, वही +3 आ जाएगा। तो इसका मतलब सब कुछ यहां भी सेम है, तो इसका भी EAN सेम आएगा, इसका भी EAN सेम आएगा। नीचे वाले में देखो Fe और वही देखो फ्लोराइड लिगेंड होता है, उसके ऊपर क्या होता है? अरे -1 चार्ज, वही 6 है, -6, और बराबर में क्या चल रहा है? -3, तो इस पे भी +3, और यहाँ भी वही -6 बराबर में -3, तो इस पे भी +3, तो यहाँ भी +3 यहाँ भी +3। आयरन आयरन समन्वय संख्या 6, इसका मतलब इसका EAN भी कैसा है? अरे समान है। तो फिर किसका निकालें? इसका देखो निकल निकल, ये तो सेम है, यानी परमाणु क्रमांक सेम आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, अरे CO कैसा है? कार्बोनिल लिगेंड उदासीन होता है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी वजह से 0 आएगी, जबकि ये साइनिडो लिगेंड है। कौन सा है? साइनिडो या साइनाइडो। इसके ऊपर -1 चार्ज, 4 पे -4 बराबर में -2 चल रहा है, उधर जाएगा +2। तो यहां निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट, अरे इसमें 0 है और इसमें क्या है? +2। ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस आ गया। समन्वय संख्या तो देखो इधर भी 4 है और इधर भी कैसी है? अरे 4 है, तो ये तो सेम,
ये सेम, ये डिफरेंट हो गया तो EAN तो अपने आप ही डिफरेंट आएगी। अरे EAN तो अपने आप ही डिफरेंट आएगी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा है, ये, कि इसमें EAN समान नहीं है। ये EAN ज्ञात करने का फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए ये मैंने सॉल्व कर दिया, आपको सारा समझा दिया। इसमें देखिए अब, इसमें तो सॉल्व क्या करना है, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी में एक टेबल बना रखी है। सॉल्व का मतलब कॉलॉइडी विलयन। अरे विलयन तीन प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक विलयन ट्रू सॉल्यूशन, एक होते हैं आपके कॉलॉइडी विलयन कॉलॉइडल सॉल्यूशन, और एक होता है आपके निलंबन विलयन सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो ये कौन सा है, कॉलॉइडल। वास्तविक में तो कणों का साइज बहुत छोटा होता है। कणों की साइज के आधार पर तीन प्रकार, कणों का साइज सबसे छोटा है वहां जो विलय के कण है, या विलय की जगह परिक्षेपण प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम काम में लेते हैं, किसमें कॉलॉइडी विलयन में। यहाँ कणों का आकार मीडियम है, और उधर सस्पेंशन में तो कणों का आकार बहुत बड़ा है निलंबन विलयन के अंदर। तो अपन को कौन सा दे रखा है कि कौन सा धनावेशित सॉल है या धनात्मक आवेशित सॉल है, तो वहां एक धनात्मक आवेशित दे रखा है, एक ऋणात्मक आवेशित दे रखा है। वो टेबल आपको याद होनी चाहिए, और यहां से सवाल बार बार पूछा जाता है आपसे। अरे यहां से सवाल बार बार पूछा जाता है, और ये टॉपिक ऐसे थे वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, रट्टा लगाने के टॉपिक हैं, और इन्हीं से सवाल ज्यादा गलत होते हैं। क्यों, फैक्ट अगर याद है तो कर सकते हैं, नहीं है नहीं कर सकते। कंसेप्चुअल सवाल है वो तो सारे बच्चे करते हैं, जितना टिपिकल टॉपिक होता है उसको सारे लोग अच्छे से पढ़ते हैं, जो सिंपल होते हैं उनको नहीं पढ़ते हैं। तो आपको सिंपल भी पढ़ने, देखो सिंपल से सवाल तो अरे सारे आ रहे हैं, सिलेक्शन के लिए तो सिंपल का आना भी जरूरी है ना, क्यों सवाल तो वहां से भी आते हैं सीधे। तो आपको डायरेक्ट याद हो कि निम्नलिखित में से धनात्मक आवेशित सॉल्व कौन सा है, तो देखो इसमें हीमोग्लोबिन हो जाएगा। कौन सा, हीमोग्लोबिन। बाकी सारे कैसे हैं, ऋणात्मक आवेशित सॉल्व हैं। बाकी सारे AS2S3 आर्सेनिक है ना, ये आर्सेनिक का सल्फाइड है, जिलेटिन है, गोंद है, ये सारे क्या हैं, ऋणात्मक आवेशित सॉल्व। सॉल्व का मतलब कॉलॉइडी विलयन। अगला देखिए, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार C2 अणु, कौन सा अणु, C2 अणु में होता है। अरे C2 अणु की एमओटी बनाते हो ना आप, एमओटी में देखो सिग्मा 1s में 2, फिर सिग्मा स्टार 1s में 2, फिर सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, फिर क्या करते हो आप पाई 2px में पहले एक एक भरते हो, फिर पेयरिंग कर देते हो, तो पाई 2px में 2 और पाई 2py में 2। अरे लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरते हो ना आप, वो ऐसे भरते हो पाई 2px में कितने, अरे 2, और पाई 2py में भी कितने, 2। इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, अरे पाई बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और ध्यान रखें C2 का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें आप, तो C2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा ना, अरे वो कितना आएगा, 2। C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2। C2 का बंध क्रम 2 आएगा। और जब C2 का बंध क्रम 2 आएगा तो हमको पता ना बंध क्रम का मतलब बंधों की संख्या, तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या, अरे 2 बॉन्ड बनेंगे। कितने बॉन्ड, 2। और वो 2 बॉन्ड कौन से बनेंगे, अरे वो पाई में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, कहां जाते हैं, पाई में। और वैसे देखो 2 बॉन्ड जब भी बनता है ना, तो अपन क्या पढ़ते हैं कि सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल में 1 सिग्मा और 2 पाई। पर ध्यान रखें यार C2 के अंदर, अरे दोनों की दोनों बॉन्ड कैसे हैं, पाई। एमओटी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है ये, अरे एमओटी के अकॉर्डिंग ये ना आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार, तो C2 अणु में कितने, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। इसका मतलब 2 बंद है, और दोनों बंद कैसे हैं, वो पाई, सिग्मा नहीं है, 1 सिग्मा 1 पाई नहीं है, कंफ्यूज हो जाओ आप। केवल 1 पाई, केवल 1 सिग्मा, 1 सिग्मा 1 पाई, 2 पाई, 2 पाई। एनसीईआरटी में दे रखा है बिल्कुल कि C2 अणु के अंदर अरे 2 बंद हैं, बंद क्रम 2 है, और वो दोनों की दोनों बंद कौन से हैं, पाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसा पूछ लिया जाता है आपसे, पूछा ही है, पूछ लिया क्या जाता है, पूछ लिया ना, ठीक है ना। तो इस सवाल को डायरेक्ट याद रखें आप, मैंने समझा दिया आपको। लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, अरे पाई 2px पाई 2py में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इसका मतलब बॉन्ड बनेगा वो पाई बनेगा, दोनों ही बॉन्ड कौन से बनेंगे, पाई। और आज का सबसे लास्ट सवाल देखो, सबसे लास्ट सवाल है आज का आपके, क्या है कि एक गैस का नमूना है, किसका, एक गैस का नमूना, टेम्परेचर कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस, कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, तथा 740 mmHg दाब पर 100 ml आयतन गिरता है। कितना, 100 ml किस ताप पर, तो देखो यहां, अरे एक टेम्परेचर दे रखा है आपको 27, कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, और इस पे प्रेशर दे रखा है आपको P, कितना, 740 mmHg। देखो mmHg दाब का मात्रक होता है, दाब के कई मात्रक होते हैं, ATM, बार, mmHg, टॉर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल बोलते हैं। और एक क्या दिया इसने, इस पे 100 ml आयतन गिर रहा है। अरे कितना आयतन गिर रहा है, 100 ml।
कितना आयतन गिर रहा है ये 100 ml। देखिए तो आयतन का मतलब V और कितना है, अरे 100 ml। कितना आयतन है 100 ml आयतन है। कितना आयतन है 100 ml। एक सेकेंड। और देखो ये किससे सॉल्व होगा, आपके ये 5वें चैप्टर में दे रखा है आपके जो C2 के अंदर, तो आपको मैंने बता ही दिया। हाँ भाई चलिए। हाँ देखिए एक गैस का नमूना है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 740 mmHg दाब पर कितना 100 ml आयतन गिर रहा है। कितना आयतन 100 ml आयतन गिर रहा है। तो ये कह रहा है किस ताप पर, इसका मतलब दूसरा टेम्परेचर दे रहा है, तो इसका मतलब ये पहले वाला टेम्परेचर है और ये पहले वाला प्रेशर है। भाई इस टेम्परेचर इस प्रेशर पर वो गैस कितना आयतन गिर रही है 100 ml। इसका मतलब T1 P1 और ये क्या हो गया V1। अब दूसरी कंडीशन दे रहा है किस ताप पर, इसका मतलब T2 पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, अरे T2 पूछ रहा है किस ताप पर 740 mmHg दाब पर। वही दाब सेम रखा है इसने, यानी प्रेशर, यानी P2 कितना है वही 740 mmHg दे रखा है। तो ये कह रहा है किस ताप पर 740 mmHg दाब पर गैस का आयतन 80 ml हो जाएगा। आयतन यानी V2 कितना है 80 ml। एक चीज देखो आप यहां से, क्या कि देखो क्या है, एक गैस का नमूना 27 डिग्री सेल्सियस ताप और 740 mmHg दाब पर 100 ml आयतन गिरता है। किस ताप पर 740 mmHg दाब पर गैस का आयतन 80 ml हो जाएगा। अरे देखो प्रेशर क्या कर दिया इसने, अरे पहले वाला प्रेशर और बाद वाला प्रेशर यानी P1 बराबर P2 है। इसका मतलब अरे प्रेशर को कांस्टेंट कर रखा है इसने। प्रेशर को क्या कर रखा है, अरे कांस्टेंट कर रखा है। प्रेशर को कांस्टेंट कर रखा है। और हमको पता है भाई, हमने बॉयल नियम, चार्ल्स नियम, अवोगाद्रो के नियम, ऐसे नियम पढ़ रखे हैं। और अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है, अरे प्रेशर कांस्टेंट होता है तो V समानुपाती होता है किसके, T के, यानी चार्ल्स का नियम। किसका नियम, अरे चार्ल्स का नियम। या V अपॉन टी बराबर क्या कह सकते हैं, अरे कांस्टेंट। या यूं कह दो आप कि V1 अपॉन T1 बराबर अरे V2 अपॉन T2। कह सकते हैं ऐसा, अरे कह सकते हैं ऐसा, कह सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। या ऐसे कह दो V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2, ऐसे कह दो, आपकी इच्छा है। अरे कोई सा भी कह दो, चाहे ऐसे कह दो चाहे वैसे कह दो, V1 अपॉन V2 बराबर T1 अपॉन T2। तो V1 दे रखा है कितना है, कितना दे रखा है V1 कितना है, V1 100 ml है आपके पास। T1 कितना है 27। और V2 कितना है 80। अरे V2 80 दे रखा है ना, और हमसे पूछ क्या रहा है, T2 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, T2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो अरे ये ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको काट लो, इसको काटेंगे आप, तो ये 20 पंजे 100 और ये 20 चौको 80 हो गया। अब क्या करना है आपको, अरे 27 गुणा 4, या ऐसे काट दो ना इसको, इससे काटोगे 5/4 का मतलब कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40, यानी 0.8। और 0.8 को आप गुणा करेंगे तो 8 7 56 का 6 हासिल की 5, 8 दूनी 16 5 21, 21.6 आंसर आ रहा है, आ रहा है, अरे 21.6 आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसने हमको क्या दिया भाई, एक गैस का नमूना है, टेम्परेचर दे दिया, प्रेशर दे दिया, टेम्परेचर प्रेशर, इस टेम्परेचर प्रेशर पर वो गैस इतना आयतन गिर रही है, तो फिर इसने क्या प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया और पूछ रहा है किस टेम्परेचर पर इसका आयतन, अरे 80 ml हो जाएगा। तो देखो हमको पता है ना कि चार्ल्स के नियम से क्या है, अरे ये चार्ल्स का नियम है भाई, ये किसका नियम है, चार्ल्स का नियम। किसका नियम, चार्ल्स का नियम। और चार्ल्स क्या कहता है, V समानुपाती है किसके, T के। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। तो देखो 27 था, 21.6 डिग्री सेल्सियस हो गया, अरे डिग्री सेल्सियस में आ रहा है, तो टेम्परेचर घटा
तो देखो वॉल्यूम भी तो घट गया, 100 से 80 रह गया। अरे 100 से कितना रह गया, 80। इस तरीके से हमने ये सारा सॉल्व कर दिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। आपको मैंने 2 पेपर सॉल्व करवा दिए, एक तो जो अभी 2025 में लगा है आपके 9 सितंबर 2025 को, और एक ये आपके दिसंबर में लगा था संस्कृत डिपार्टमेंट वाला। कौन सा, संस्कृत डिपार्टमेंट वाला। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और इस तरीके से आपको ये मैंने पेपर सॉल्यूशन करवा दिया। और अभी हम आगे 1 बाय 1 करके और भी पेपर लगे ना, जैसे आपके 2011 में लगा है, अरे आपके 2011 में ऐसे मान लो 13 में 14 में जो भी लगे हैं, 18 में लगा है, ऐसे 22 में लगा है आपके, इसमें 22 में आपके 22 में भी लगा है। और ये जो 25 वाला था ये मैंने अभी सॉल्व करवा दिया। तो सारे पेपर ऐसे संस्कृत डिपार्टमेंट वाले भी हैं, तो सारे पेपर 1 बाय 1 करके अपन सॉल्व करेंगे। पहले केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 2 पेपर मैंने सॉल्व करवा दिए। अब या तो अपन एक सेकंड ग्रेड का ले लेंगे या फर्स्ट ग्रेड का। ईएमआरएस में जो लगा है ना, क्यों अभी ईएमआरएस की वैकेंसी भी आई है, तो ईएमआरएस की जो वैकेंसी है ना उसमें भाई वो है तो फर्स्ट ग्रेड है, पर उसका जो फर्स्ट ग्रेड है ना वो आपके बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल आता है, 11-12 लेवल जो आपके चल ही रहा है। तो आप जो ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए भी काम आ जाएगा। भाई सेकंड ग्रेड वाले जितने पेपर हैं वो सॉल्व कर ही रहे हैं, पर ईएमआरएस का कर लेते हैं तो वो सेकंड ग्रेड में भी काम आ जाएगा, फर्स्ट ग्रेड में भी काम आ जाएगा, फर्स्ट ग्रेड वालों की, ठीक है ना। क्यों, ईएमआरएस का लेवल ज्यादा नहीं है, आपके एनसीईआरटी बेस्ड आता है पूरा। तो एक बार उसको देख लेंगे अपन, ईएमआरएस का ले लेंगे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा और नए नए क्वेश्चन सीखोगे आप। फिर अपन वही संस्कृत वाले, वो जो आपके नॉर्मल लगते हैं ना सेकंड ग्रेड वाले, आरपीएससी सेकंड ग्रेड वाले, वो सारे ले लेंगे 1 बाय 1 करके, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे फिर एक लेवल असिस्टेंट वाला भी ले लेंगे, उसमें भी सीनियर लेवल आता है आपके, तो काम आएगा आपके। भाई सीनियर लेवल तो आपका अच्छे से हो जाएगा। इस तरीके से कई सारी एग्जामों में आए हुए सवाल है ना उनको सॉल्व कर लेते हैं। फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके अपन थ्योरी कंप्लीट करते जा रहे हैं। जीओसी चल रहा है, उसमें लगभग मैंने 50 क्लासें डाल रखी है आपको। तो इस तरीके से आप निरंतर हमारे सूर्य कंपटीशन क्लासेज उससे जुड़े रहें, आपको सब कुछ मिलेगा। और उस पर देखो आपके जीके की क्लासें चला रखी है सूर्य कंपटीशन क्लासेज। अभी तो उसमें रेट वगैरह के ऐसे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन वगैरह डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे अभी थ्योरी स्टार्ट कर देंगे। आपके सेकंड ग्रेड में आए हुए, फर्स्ट ग्रेड वगैरह में आए हुए, और भी अदर्स एग्जाम वगैरह लगती है आपकी, उनमें आए हुए सारे सवाल ऐसे लेते हुए और थ्योरी को पढ़ाते हुए आपको कंप्लीट करवा देंगे सिलेबस वगैरह, ठीक है। चलिए, सभी को धन्यवाद।